ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद। बेटे लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू। आई एम डूइंग लेक्चर नंबर 10। आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 9 लेक्चर्स और पिछले 9 लेक्चर्स में अगर आपने देखा हो तो मैंने कुछ इंग्लिश, कुछ हिंदी, कुछ इंग्लिश, कुछ मिक्सचर, रियल कंसेप्ट, रियल स्टडीज, रियल केस स्टडीज, रियल एग्जाम्पल्स आपको बताने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि दैट देयर आर 6 लर्निंग आउटकम्स एंड आई हैव 8 और 9 concepts and we have covered 5 I think 5 learning outcomes we have already covered। तो आज मैं लास्ट 6th लर्निंग आउटकम को कवर करने जा रहा हूं। बेटे ये लेक्चर नंबर 10 है। मैं चाहता हूं कि आपने जो सिंसेरिटी लास्ट लेक्चर्स में शो की है, बेटे आपके सामने टाई पहन के रिकॉर्डिंग रूम में बिल्कुल खड़े होकर फुल एनर्जी के साथ रिकॉर्ड करने आ गया हूं। मुझे खून दो। अगर आपको लगता है कि सच में मेरी सिंसेरिटी है तो आपको सिंसेरिटी शो करनी है। मोबाइल फोन ऑफ कर दीजिए, रजिस्टर बाहर निकाल लीजिए और उसके ऊपर लिखिए ग्रेट मॉर्निंग लेक्चर नंबर 10। बेटे लेक्चर 10 की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कंसेप्चुअली ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद लेक्चर नंबर 11 में मैं स्क्वेजर के क्वेश्चंस कराऊंगा जो बड़े इजी हैं। फिर लेक्चर नंबर 12 में, लेक्चर नंबर 13 में या 2-3 लेक्चर्स में करिकुलम के क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस, कैंडिडेट सोर्सेज के क्वेश्चंस सब कराऊंगा। बेटे आप बिल्कुल टेंशन ना लें। मैं तो कहता हूं कि आप अगर मेरे लेक्चर्स ही ध्यान से देख लें और जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं अगर उसको भी देख लें तो दोस्तों कोई चीज नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का। आइए लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। लास्ट कंसेप्चुअल लेक्चर फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू। मैंने लिख दिया ग्रेट मॉर्निंग, मैंने लिख दिया ग्रेट मॉर्निंग, पेन अपने हाथ में ले लिया, रिमोट भी अपने हाथ में ले लिया। आज कहानी किस्मत की शुरू हो जाएगी। तो आप लिख चुके हैं लेक्चर नंबर 10, आप लिख चुके हैं सीएफए यूएसए लेवल 1, आप लिख चुके हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू। चैप्टर का नाम ही है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू। आप ऊपर से एक आइडिया ले रहे हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है क्या, पोर्टफोलियो अप्रोच क्या थी। उसके बाद हमने सीखा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। उसके बाद हमने उनकी लिक्विडिटी नीड्स को देखा, उनके इन्वेस्टमेंट टाइम हॉरिजन को देखा, उनकी इनकम नीड्स को देखा। और बेटे मैंने उसमें बड़े सारी ऐसी बातें बताई थी जैसे सपोजिंगली यू आर ए चार्टर होल्डर। अभी देखते हैं, चलिए पहले आप ऐसा ना मैं भावनाओं में बह जाऊंगा तो फिर बोलना शुरू कर दूंगा, बंद ही नहीं करूंगा। मेरी कहानी को पहले देख लीजिए। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं क्या कराने वाला हूं। बेटे मैंने लर्निंग आउटकम ए तो कंप्लीट कर ही दिया। ओके, अभी देखते हैं क्या है। ए के बाद मैंने सी कंप्लीट किया, बी नहीं कवर किया। बी मतलब किया सी के बाद। बेटे इसी तरह से लॉजिकली रिलेट करके चलना है। फिर मैंने बी कवर किया, फिर उसके बाद डी कवर किया, फिर एफ कवर किया और 9 लेक्चर्स डिवोट कर दिए इन 4 लर्निंग आउटकम्स को क्लियर करने में। स्पेसिफिकली डी और एफ अगर आप देखें तो बेटे मैंने एक एक लेक्चर लिया एक एक बात को समझाने के लिए। करिकुलम स्क्वेजर में शायद कम होगा लेकिन मैंने आपको डिटेल में बताया, जैसे डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, डिफाइंड बेनिफिट प्लान, पूल्ड इन्वेस्टमेंट्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटलिस्ट, क्या क्या नहीं बताया। नो डाउट वी विल बी कवरिंग इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में भी कवर करूंगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि ये मौका है यार आपको सब कुछ बता दूं। मैं जो भी मुझे आता है मैं सब बताऊं। करिकुलम से देखा, स्क्वेजर से देखा और आपके सामने फुल एनर्जी के साथ ये सारी बातें बताई। तो मैं भूपेश आनंद बेटे आज के इस लेक्चर के थ्रू ये कहना चाहता हूं कि आप सब मेरे हैं, मैं आपका हूं। हम आज इस चैप्टर नंबर 3 रीडिंग को, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ओवरव्यू को कंप्लीट करने जा रहे हैं, कंसेप्चुअली कंप्लीट करने जा रहे हैं। अभी 2-3 लेक्चर्स हैं जो मैं लूंगा, तो जस्ट हैव ए लुक ऑन दिस। Describe the portfolio approach, we have already discussed. Discuss the steps in portfolio management, learning outcome B, we have already seen. Discuss the types of investors and distinct characteristic features and needs of each. We have already seen endowment fund, we have already, हमने सब कुछ कवर किया यार, क्या नहीं कवर किया। उसके बाद हम आ गए थे डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन एंड डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान। आई थिंक ये भी बात आपको लॉजिकली समझ आ चुकी है जो मैंने बताई। भाई डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन जैसे हमने देखा कि एज अ चार्टर होल्डर यू आर अ चार्टर होल्डर और यू आर अ पोर्टफोलियो मैनेजर ऑफ योर एम्प्लॉयर। आप एसीसी सीमेंट के आप कौन, आप सीएफए, आप कौन, आप चार्टर होल्डर, आपका क्लाइंट कौन, एसीसी सीमेंट। एसीसी सीमेंट
के पास बड़े सारे इंप्लॉइज हैं, मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं 500 इंप्लॉइज आर देयर, और एसीसी सीमेंट ने अपने इंप्लॉइज को ये प्रॉमिस किया है कि जब तुम रिटायर हो जाओगे ना, जब तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाएगी ना, तो मैं तुम्हारा साथ तब भी दूंगा। एंड दैट साथ कैन बी ईदर बाय डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान और डिफाइंड बेनिफिट प्लान, मतलब हम पेंशन देंगे, हम एसेट देंगे, हम कंट्रीब्यूट करेंगे। एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान एंड डिफाइंड बेनिफिट प्लान। अभी हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, फिर उसके बाद हमने डिस्कस द एस्पेक्ट्स। बेटे ये आज हम कवर करने वाले हैं लर्निंग आउटकम नंबर ई, इसको भी देखते हैं। बट फिर मैंने बताया था म्यूचुअल फंड्स, व्हाट आर द म्यूचुअल फंड, व्हाई इट इज एम्ड एज अ ट्रस्ट, what is a asset management company, what are the types of mutual funds, what is open ended, what is closed ended, what I mean by entry load, what I mean by exit load, what I mean by NAV, what I mean by units, what are the investors, all that related with mutual fund and other pooled investments, exchange traded funds, private equity, हेज फंड्स में मैंने वॉरेन बफे का, शाहरुख खान का, अमिताभ बच्चन का एग्जांपल लिया बेटे लेक्चर 7, 8, 9 में। ये लेक्चर 10 है। आपको मैं फिर रिपीट करता हूं कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों लेक्चर्स को ईमानदारी से देखेंगे, आपको ज्यादा लॉजिकली समझ आएगा। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैंने एग्जांपल वहां पे कुछ दे दिया और वहां पे कुछ दिया, जस्ट कि मैं आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन दूं सो दैट यू कैन गेट ए क्लैरिटी। उसके बाद आप करिकुलम स्क्वेयर पढ़ने की वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, खाली आपने पेज पलट के देखना है कि क्या मैंने सब कुछ कवर कर दिया, डायरेक्टली क्वेश्चंस में आ जाएंगे बेटा। इतना समय नहीं है आपके पास कि करिकुलम भी पढ़ें। रात अभी बाकी है, कितना टाइम है यार, जब जवानी के साल क्या इसी में निकाल दोगे। मैं कहता हूं ना, आप मेरे नोट्स प्रिपेयर करें, आप टेस्ट करें ना, आप डायरेक्टली स्क्वायर के क्वेश्चंस करें और फिर करिकुलम के डायरेक्टली लास्ट क्वेश्चंस करें। उसके बाद चेक करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे लेक्चर्स के कंसेप्ट के बाद आपके कितने क्वेश्चंस डायरेक्टली ठीक हो रहे हैं। बेटे दूध दूध और पानी पानी आ जाएगा। मैं आपको फिर रिपीट करता हूं, आइए, मैंने ये कंसेप्ट्स भी बताए थे बेटे, 8-9 कंसेप्ट्स भी बताए थे। वैसे इसमें एक 9th कंसेप्ट और लिखूंगा मैं, जो मैंने नई इसको थोड़ा सा अमेंड करा दिया है। तो एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री, तो मुझे लगता है शायद आपको याद रहेगा। तो एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री की बातें करेंगे जो मैं आज करने वाला हूं, एंड इट इज नेम्ड एज कंसेप्ट नंबर 9। तो आपने लिखना लिख सकते हैं, मैंने ऐड करा दिया कंसेप्ट नंबर 9, 6 लर्निंग आउटकम्स और 9 कंसेप्ट्स। बेटे कितनी मजे की बात है कि 6 बातों को समझाने के लिए अलग अलग लेक्चर्स लिए, 10वां लेक्चर ये चल रहा है। 9 कंसेप्ट्स एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री की बात करेंगे। आइए आइए बेटे, ये एसेट मैनेजमेंट ही तो है, ये एसेट मैनेजमेंट ही तो है। आप बताइए बेटे, एसेट मैनेजमेंट की बात ही कर रहे हैं। मैं भूपेश आनंद ऑलरेडी आप सभी के साथ कंसेप्ट नंबर 5 तक, ये मैंने स्लाइड शायद नहीं भी दिखाई क्योंकि इसको मैंने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में डिटेल में बताना है, तो शायद कोई बात नहीं बेटे, आप एक बार हल्का सा नजर मार लें, इसकी जरूरत थी नहीं। वैसे कंसेप्ट नंबर 4 की जगह मैं सीधा आ गया बेटा 5 में। मैंने लिखा कंसेप्ट नंबर 5 म्यूचुअल फंड्स, और इससे भी इंपॉर्टेंट पता क्या है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन एंड डिफाइंड बेनिफिट प्लान। अगर आपने देखा हो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन एंड डिफाइंड, वो भी मैंने आपको बताया, उसकी भी स्लाइड्स मैंने बड़ी प्यारी प्यारी प्रिपेयर की हैं। आप देखिए, कंट्रीब्यूशन एंड पेंशन प्लान वी हैव ऑलरेडी सीन, हमने लेक्चर ले लिया है, पढ़ लिया है। बट मेरा प्यार है ना, मैं ब्लैक स्लाइड्स भी बनाता हूँ, दूसरी स्लाइड्स भी बनाता हूँ, आपको समझ आए। अब आपको ये सब पता है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान एंड डिफाइंड बेनिफिट प्लान। मैंने अभी आपको बताया, यू आर अ चार्टर होल्डर ऑफ एसीसी सीमेंट एंड एसीसी सीमेंट हैड 500 एम्प्लॉइज एंड एसीसी सीमेंट इज कैन ईदर गिव अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान टू देयर एम्प्लॉइज और कैन गिव डिफाइंड बेनिफिट प्लान टू देयर एम्प्लॉइज। नाउ द पॉइंट इज, एज अ चार्टर होल्डर आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, तभी तो आप अपने क्लाइंट एसीसी सीमेंट को गाइड कर पाएंगे। एंड यू शुड बी अवेयर बिकॉज यू आर अ पोर्टफोलियो मैनेजर. Because in case of defined contribution plan or in defined pension plan, you know, they prepare a trust. Specifically in the case of a pension plan, वो trust बनाते हैं क्योंकि वहां पर एसीसी सीमेंट एम्प्लॉयर प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, जो वादा किया निभाना पड़ेगा। रघुपति रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। जब तुम रिटायर हो जाओगे, जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे को छोड़ देंगे, मैं फिर भी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें ये बेनिफिट्स दूंगा।
जब बेनिफिट्स को डिफाइन कर दिया जाता है और एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको प्रोवाइड कराना, दैट इज नेम्ड एज डिफाइंड बेनिफिट प्लान। तो इस केस में डिफाइंड बेनिफिट प्लान में एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर, एज अ चार्टर होल्डर ऑफ योर क्लाइंट एसीसी सीमेंट, यू हैव टू सी कि दैट द ट्रस्ट विच यू हैव मेंटेन, जो आपने ट्रस्ट मेंटेन किया है डिफाइंड बेनिफिट्स को देने के लिए, बेटे क्या वो सच में सक्षम है कि आप वो एसेट्स या वो चीजें दे पाएंगे अपने एम्प्लॉइज को, वेदर दे आर इन्वेस्टेड एट सच रेट, वो कहां पे इन्वेस्टेड है, किस ग्रोथ रेट में इन्वेस्टेड है, क्या जो वादा किया एम्प्लॉयर ने, एसीसी सीमेंट ने अपने एम्प्लॉइज को, क्या वो दे पाएगा डिफाइंड बेनिफिट प्लान में। उसमें जो ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्लान एसेट्स के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, एसेट्स कितने शो हो रहे हैं, लायबिलिटीज कितनी शो हो रही हैं। तो बेटे एज अ चार्टर होल्डर, एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर, अगर आपको उसके फीचर ही नहीं पता तो हाउ यू कैन मैनेज इट। आपको नहीं पता कि वेनिला का टेस्ट कैसा, आपको नहीं पता बटर स्कॉच कैसा है, तो आप आइसक्रीम क्या बेचेंगे। तो आपको मालूम तो होना चाहिए सबसे पहले। तो हमने इसको अलग से एक लेक्चर लिया और उसमें मैंने पूरा डिफाइन किया। बेटे मैंने यहां पर लिखा बेनिफिट में लिखा कि एम्प्लॉयर प्रोमिसेस टू मेक, ठीक है जी। तो आप इसको देख लें। मैं भूपेश आनंद आगे चल रहा हूं। मैं बेटा टाइम नहीं लगा रहा क्योंकि हमारे पास समय ऑलरेडी कम है। इसको मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, ये मैंने प्रोसेस के भी स्टेप्स बता दिए थे। मैंने उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में लिखा कि व्हाट आई मीन बाय म्यूचुअल फंड, यू नो, because a mutual fund can be an investor and you are a portfolio manager. Now you should know what I mean by mutual fund. What is a mutual? ये कंसेप्ट आया कहां से? यूएसए से आया। आज इंडिया में 45 म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं। ये ट्रस्ट क्या होता है, स्पॉन्सर क्या होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है, एनएवी क्या होता है, ओपन एंडेड फंड्स क्या होते हैं, क्लोज एंडेड फंड्स क्या होते हैं, कैसे रिडीम होता है, कैसे आप शेयर्स यूनिट्स लेते हैं, ये सभी बातें मैंने आपको अलग लेक्चर में बताई इन इंग्लिश। बेटे आप सीएफए कर रहे हैं, आपको दोनों लैंग्वेज के लेक्चर्स को देखना है। आपके लिए मैंने इंफॉर्मेशन दी है, ऐसा नहीं कि खाली आप मिक्स वाले लेक्चर्स देखें इंग्लिश, नहीं, सब देखने हैं बेटे। देखो म्यूचुअल फंड में मैंने कहा ना, स्मॉल इन्वेस्टर्स, थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हार्ड अर्न मनी अर्न करते हैं, ये अपने पैसे एएमसी को देते हैं। एएमसी का फंड मैनेजर होता है, ये एएमसी दिस करता है, फिर ये इक्विटी में, डेट में, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। एंड वी हैव सीन हाउ वी कैन कैलकुलेट एनएवी। बेटे ये ज्यादा डिटेल वैसे मैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में बताऊंगा। आपके स्क्वेजर में, आपके करिकुलम में भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू में इतना डिटेल में नहीं दिया जितने डिटेल में मैंने अपनी पीपीटी ब्लैक स्लाइड्स बनाई है। क्या होता है, मैं भावुक हो जाता हूं क्योंकि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में तो हमने डिटेल में करना ही है। एनएवी का मतलब क्या है? नेट एसेट वैल्यू, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज अपॉन नंबर ऑफ यूनिट होल्डर्स, जैसे हम ईपीएस निकालते थे। ठीक है जी। तो आइए स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो बेटा स्ट्रक्चर हमें पता ही है, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब है हमेशा दुकान खुली है, आप जब मर्जी जाकर यूनिट्स बाय कर लो। क्लोज एंडेड का मतलब है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए खुली है, उसके बाद यू हैव टू बाय इट और यू हैव टू सेल इट और यू हैव टू रिडीम इट फ्रॉम एक्सचेंज। So we have seen open-ended and closed-ended, and it is locked for the same period. And investor funds will be locked for the same period. आपको सारी बातें बताई है बेटे। मैं क्या बताऊं? Redemption request, an investor who wants to enter or exit will approach exchange. अगर वो पीरियड निकल गया और वो क्लोज एंडेड फंड है तो फिर एक्सचेंज में जाना पड़ेगा। ये हमें पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं इसलिए ज्यादा अब इसमें डिटेल में नहीं जा रहा। लोड इज अ डायरेक्ट इनकम। बेटे लोड क्या होता है? जैसे आप अप्पू घर जाते हो, है ना, जैसे आप प्रगति मैदान में जाते हो या कोई प्रदर्शनी होती वहां जाते हो तो पहले एंट्री टिकट लेते हो। ऐसे ही जब आप म्यूचुअल फंड में एंटर कर रहे हो या म्यूचुअल फंड से बाहर जा रहे हो तो एएमसी आपसे कोई लोड चार्ज करेगी, उसका नाम है लोड। लोड का मतलब है चार्ज फ्रॉम द यूनिट होल्डर्स। इट इज अ डायरेक्ट इनकम फॉर एसेट मैनेजमेंट कंपनी। बड़ी सिंपल सी बात है जी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी की ये डायरेक्ट इनकम है और ये खर्चा किसका है? यूनिट होल्डर के सिर पे पड़ेगा, एक्सपेंसेस की रेशो में पड़ेगा। एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड, जब आप कहीं एंटर करते हैं अप्पू घर में, या आप डिज्नीलैंड में एंटर किए, या आप प्रगति बाजार में एंटर किए, तो यू हैव टू बाय एंट्री टिकट। इट मींस एनएवी जब आप बाय करते हैं, जब आप कोई चीज बाय करते हैं, तो जो आप एनएवी देख रहे हैं मार्केट में, उस एनएवी में आपको यूनिट्स नहीं मिलेंगे। पब्लिक ऑफर प्राइस इज डिफरेंट फ्रॉम एनएवी। एक बच्चा घबरा गया,
वो एक्चुअली में कमर सीधी करके नहीं बैठा था, उसकी एनर्जी फ्लो नहीं कर रही थी। मैंने कहा पब्लिक ऑफरिंग प्राइस, मतलब जिस प्राइस पे आपको मिलेगा, जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, अब वहाँ रेट लिस्ट होती है, चपाती इतने की, पुदीना पराठा इतने का, शाही पनीर इतने का, ये इतने का, मलाई कोफ्ता इतने का, दाल इतने की। बट बेटे उसके अलावा जीएसटी भी तो एप्लीकेबल होता है। तो जो मेन्यू कार्ड में रेट लिखा होता है वो वाला रेट थोड़ी देते हो, वो प्राइस थोड़ी देते हो, आप कुछ ज्यादा देते हो, बिकॉज यू हैव टू पे जीएसटी ऑल्सो। होता है या नहीं? इसी तरह से म्यूचुअल फंड के केस में जो भी प्राइस मेंशन है एक्सचेंज में, बेटे वो तो ठीक है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, बट बिकॉज यू वांट टू एंटर इनटू दैट म्यूचुअल फंड, यू विल बी चार्ज्ड some entry load. It means public offering price will be equal to NAV plus entry load. बट अगर आप एक पीरियड से पहले निकलना चाहते हो तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। इट मींस रीपर्चेज प्राइस विल बी इक्वल टू NAV माइनस एग्जिट लोड। बेटे डिटेल में बताया है, वैसे हमने वहां पे भी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में भी किया है, इसलिए घबराना नहीं है। मैंने इसका तभी तो सेपरेट लेक्चर्स लिए कि आपको लॉजिकली समझ आए म्यूचुअल फंड के ऊपर। मैंने एक सेपरेट लेक्चर, 1 घंटे का लेक्चर लिया, ठीक है जी। तो उसमें हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक, बॉन्ड, मनी मार्केट, हाइब्रिड, बैलेंस, इंडेक्स। इंडेक्स में इट कैन बी एक्टिव और इट कैन बी पैसिव। बेटे मैंने ऑलरेडी ये सब बताया, आज तो रिवीजन करा रहा हूं, है ना। उसके बाद फिर मैं आगे चला था और मैंने आपको ये कहा था कि अदर फॉर्म्स ऑफ पूल्ड इन्वेस्टमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं, हेज फंड्स क्या होते हैं, प्राइवेट इक्विटी क्या होती है, स्पेशली एसेट मैनेजमेंट अकाउंट्स क्या होते हैं, वेंचर कैपिटल क्या होती है। All that I have discussed by taking a separate lecture. ये बातें भी मैंने बताई। बेटे कितनी अच्छी बात लिखी था, harder it gets the more reward it will be. Very good. आइए let's start with the journey. मैं भूपेश आनंद। बेटे मैं अभी इसमें नहीं जा रहा, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैंने बड़ी मेहनत से सारी स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं, आपको स्लाइड्स भी मिलेंगी, आपको मेरे लेक्चर्स भी मिल चुके हैं। आप बस ईमानदारी से मैं जो कहता हूँ वो करते जाइए। अभी आ जाइए कंसेप्ट नंबर, बेटे मैं 9th की तरफ हूं। आज का लेक्चर कंसेप्ट नंबर 9th है बेटा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस हेज फंड इन डिटेल इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू ऑल्सो। ऑल्टरनेटिव में तो बताया ही, इसमें भी कराया, क्योंकि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में भी कवर्ड है, प्राइवेट इक्विटी वहां पे भी कवर्ड है। बिग शार्क का एग्जांपल दिया मैंने, मूवी दिखाई, वीडियो दिखाया ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में, यहां पे भी कवर्ड है। म्यूचुअल फंड वहां पे भी कवर्ड है, यहां पे भी कवर्ड है। तो मैंने यहां म्यूचुअल फंड की पूरी कैलकुलेशंस भी आपको बताई। बेटे मैं लास्ट लेक्चर नंबर 10th में, इस समय कंसेप्ट नंबर 9th जो मैंने अभी अभी ऐड किया, एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री क्या होती है। बेटे अभी तक आपको पता है जो भी हमने बातें की, कि आप एक पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, है ना, आप एंजल वाइज के यहाँ पे हैं, आप मॉर्गन स्टैनले में वर्क करते हैं, यू आर अ चार्टर होल्डर, यू आर अ CFA। नो द पॉइंट इज आप एक्चुअली में लोगों के एसेट्स को मैनेज कर रहे हो। अब आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो और आप मॉर्गन स्टैनले के अंडर वर्क भी कर सकते हो, तो आपकी डिवीजन में भी एसेट मैनेजमेंट हो सकता है, बिकॉज देयर आर डिफरेंट डिविजन ऑफ बिग फर्म्स। मर्जर एंड एक्विजिशन का डिफरेंट डिवीजन होगा, कंसोलिडेशन का डिफरेंट डिवीजन होगा, एसेट मैनेजमेंट फर्म्स का डिफरेंट डिवीजन होगा। इट मींस मैं भूपेश आनंद लर्निंग आउटकम ई की बात कर रहा हूं, दैट व्हाट आर द फीचर्स, डिस्क्राइब द फीचर्स of asset management industry. I think we know that what I mean by industry when I say pharma industry, when I say IT industry, when I say FMCG, when I say oil and gas, when बेटे हमने इंडस्ट्री की बात की थी, झुंड समूह एक ही तरह की कंपनियों का, जैसे टायर इंडस्ट्री है, अपोलो टायर, MRF टायर, डनलप टायर, JK टायर, गुडियर टायर। इट मीन सारी टायर की कंपनीज को हम बोलते हैं टायर इंडस्ट्री। ऐसे ही मैं आज, बेटे आपको पता है ना, ये जमाना बदल रहा है। आजकल एसेट्स को मैनेज करना, लोगों के, इन्वेस्टर्स के, क्लाइंट्स के, एम्प्लॉयर्स के, दैट इज अ सेपरेट इंडस्ट्री विच इज नेम्ड एज एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री का मतलब ही क्या है। एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री का मीनिंग के साथ साथ उसके फीचर्स क्या है। How many types of asset management industries are there? कि कितनी firms होती हैं? How many types of managers are there?
फुल सर्विस प्रोवाइडर्स के क्या होते हैं? आप ये बताइए ना, कहीं पे आप जाते हैं तो सर्विसेज में आप कुछ सर्विसेज भी ले सकते हैं, कुछ स्पेशलाइज सर्विसेज भी ले सकते हैं. सपोजिंगली यू हैव गॉन फॉर अ फॉर अ होटल, फॉर आउट स्टेशन में गए घूमने के लिए, आप पूरा पैकेज भी ले सकते हैं, आप कुछ कम पैकेज भी ले सकते हैं, आप एक स्पेसिफिक सर्विस भी ले सकते हैं. जैसे आप किसी मैसाज सेंटर में जाते हैं तो फुल बॉडी मैसाज भी हो सकती है, हाफ बॉडी मैसाज भी हो सकती है, ऑयल मैसाज भी. इट मीन्स सिमिलरली आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री. और आपने लिखना है. क्यों? क्योंकि इसकी स्लाइड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने हाथ से लिखा है बेटे. आप देखो, जब आप लिखते हो ना तो आपको ज्यादा समझ आता है. आप बताओ अभी तक ऐसा हुआ या नहीं? तो आइए हम लिख रहे हैं कंसेप्ट नंबर 9, लर्निंग आउटकम नंबर ई, द एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में बड़े सारे लोग होते हैं, ब्रोकर्स भी होंगे, डीलर्स भी होंगे, इन्वेस्टमेंट फर्म्स भी होंगे, इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी होंगे, बड़े सारे लोग होंगे. बट मैं उस एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में से एक ब्रांच को बाहर ला रहा हूं इस मटके से, और उसमें मैंने लिखा एसेट मैनेजमेंट फर्म्स. मन की आंखों से देखना, आपको दिखेगा, हैंड राइटिंग दिखेगी. तो मैंने कहा एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री एक बड़ा मटका है, उसमें से एसेट मैनेजमेंट फर्म्स एक अलग से हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ऐसी फर्म्स जो एसेट को मैनेज करती हैं, जो लोगों के इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करती हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड्स. एज वी हैव सीन इन द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, दे हैव डिफरेंट नीड्स. So the firms which manage the assets, which manage the equities, which manage the products, which manage something, of their clients or of their, investors, that is named as asset management firms. आज हम इसके फीचर्स देखने वाले हैं और कुछ बातें लिखेंगे जो मैंने बड़ी मेहनत से बनाई हैं. मैंने यहां पे लिखा एसेट मैनेजमेंट फर्म्स इंक्लूड्स, या तो इंडिपेंडेंट मैनेजर्स भी हो सकते हैं. आप जैसे CFA चार्टर होल्डर बनोगे, आप अपने सेपरेटली भी आप पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हो, इंडिविजुअल मैनेजर बन सकते हो, एज अ इंडिविजुअल वर्क कर सकते हो, और यू कैन वर्क अंडर मॉर्गन स्टैनले, एंजल वाइज, एडल वाइज, कहीं पे भी आप उसके अंडर उसकी डिवीजन में भी वर्क कर सकते हो. ठीक है सर. आइए मैं बी पॉइंट में आ गया. मतलब मैंने सबसे पहले कंसेप्ट नंबर 9 का नाम लिखा था एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री, और एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज के मटके से मैंने एसेट मैनेजमेंट फर्म्स को बाहर निकाला, और उस एसेट मैनेजमेंट फर्म्स में ए पॉइंट को मैंने लिखा सबसे पहले. बेटे सारी बातें लिखनी है, 4-5 बातें, DE तक है, खत्म हो जाएगा. ए, एसेट मैनेजमेंट फर्म्स इंक्लूड्स as individual managers or division of large financial services companies. बड़ी बड़ी कंपनीज, उनके भी आप एज ए डिवीजन में वर्क कर सकते हैं. देन ऑल्सो यू विल बी रिगार्डेड एज अ सेपरेट डिवीजन ऑफ एसेट मैनेजमेंट. ए पॉइंट सबको क्लियर है. बी, एसेट मैनेजमेंट फर्म्स. अब देखिए आपके स्क्वाइजर में और करिकुलम में एक बात लिखी हुई है कि एसेट मैनेजमेंट फर्म्स जो हैं उनको हम बाय साइड फर्म्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बाय साइड. इट मींस जो एसेट मैनेजमेंट फर्म्स हैं जो आपके एसेट्स को मैनेज कर रही हैं, दे नीड सम सर्विसेज ऑफ ब्रोकर्स, दे नीड सम सर्विसेज ऑफ डीलर्स, दे नीड सम सर्विसेज ऑफ रिसर्च एनालिस्ट. तो क्या करते हैं बाय एसेट मैनेजमेंट फर्म्स? वो ब्रोकर की सर्विसेज, डीलर की सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकर की सर्विसेज, रिसर्च एनालिस्ट की सर्विसेज, सबकी सर्विसेज बाय करते हैं, बिकॉज दे हैव टू मैनेज द एसेट्स ऑफ देयर क्लाइंट्स. इसलिए एसेट मैनेजमेंट फर्म्स को बाय साइड फर्म्स भी कई बार बोला जाता है. और वो जो ब्रोकर्स हैं, वो जो डीलर्स हैं, वो जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, वो जो रिसर्च एनालिस्ट हैं, अलग से जो वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वो सर्विसेज सेल कर रहे हैं इस फर्म को, इसलिए उनका नाम पड़ गया सेल साइड फर्म्स. आराम से बेटे, मुश्किल है नहीं, ध्यान से सुनोगे तो ईजी है. आप आम खरीदने गए, आप खरीदार हुए, आम बेचने वाला हुआ. आप एसेट मैनेजमेंट फर्म हो, आप उसकी सर्विसेज ले रहे हो, आप उन सर्विसेज के खरीदार हुए, वो सर्विसेज बेच रहा है. तो मैंने कहा यू कैन ऑल्सो बी रिगार्डेड एज बाय साइड फर्म बिकॉज यू हैव टू मैनेज दैट एसेट. गेटिंग माय पॉइंट? तो लिखेंगे एसेट मैनेजमेंट फर्म्स, बिल्कुल ऐसी फोटो बनाएंगे, आर ऑल्सो नेम्ड एज बाय साइड फर्म्स. बेटे बाय साइड फर्म्स बोलते हैं इनको, बाय साइड फर्म्स. ये पेपर में बार बार पूछते हैं क्यों बोलते हैं,
क्योंकि ये यूज करते हैं क्या या बाय करते हैं क्या सर्विसेज, किसकी, ब्रोकर्स की, डीलर्स की, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की। इसलिए ब्रोकर्स को, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को और डीलर्स को हम सेल साइड फर्म भी बोल देते हैं। आराम से बैठे, मुश्किल नहीं है। मैं फिर रिपीट करता हूं, आपके मन का वहम है मुश्किल, अगर आपको सच में मुश्किल लग रहा है तो मैंने कहा बहुत इजी है और करना तो है ही, और लर्निंग आउटकम ई लास्ट कर रहे हैं। एसेट मैनेजमेंट फर्म्स की बात कर रहे हैं, एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। मैंने कहा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एसेट मैनेजमेंट फर्म, उसकी डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने तो अभी इसका नामकरण किया है कि भाई इनको बाय साइड फर्म्स भी बोला जाता है। आगे चलिए जी, आइए टाइप्स ऑफ एसेट मैनेजर्स। मतलब एसेट मैनेजर्स मतलब जैसे मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया था कि आप मसाज सेंटर में गए, खाली सिर की मसाज कराई, खाली बॉडी की, फुल बॉडी की मसाज कराई, या खाली फेशियल कराया, आपकी मर्जी है। इसी तरह से asset management firms, they give different types of services, so there can be different types of asset management managers. First can be full service asset managers, पूरी सर्विसेज देंगे जी, शुरू से लास्ट तक A to Z 26 अल्फाबेट, जो भी कुछ होगा हम ही करेंगे। दैट इज फुल सर्विस एसेट मैनेजर्स। बट कई बार ऐसा भी होता ना कि आप एक स्पेशलिस्ट चीज की सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो देयर कैन बी स्पेशलिस्ट एसेट मैनेजर्स एंड देयर कैन बी मल्टी बुटीक फर्म्स। मल्टी बुटीक फर्म्स क्या होती हैं, उनके अंडर बड़े सारे स्पेशलिस्ट फर्म्स होते हैं। जैसे भगवान ना करे किसी की तबीयत खराब हो तो हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, किडनी की प्रॉब्लम है तो किडनी स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, इसकी प्रॉब्लम है तो इसकी स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। तो एक बड़ा सा हॉस्पिटल है, उसके पास बड़े सारे स्पेशलिस्ट हैं, उसको बोलते हैं मल्टी बुटीक फर्म। इट मीन्स मल्टी बुटीक फर्म हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलिस्ट फर्म्स। I think you are getting my point. Last point में आ चुके हैं जी। What are the features? What are the features? What are the features? What are the features of B point? What are the features of asset management industry? बेटे अगर ये नहीं लिखा या ये नहीं समझा तो आज का लेक्चर खराब है, फिर आपने अभी तक जो भी किया टाइम वेस्ट किया। एसेट मैनेजमेंट फर्म्स के फीचर्स पता होने चाहिए। आप भेलपूरी खाते हो तो आपको भेलपूरी के फीचर्स पता है, मसाला डोसा खाते हो तो मसाला डोसा के फीचर्स पता है। आपको आंख बंद करके भी आपके सामने मसाला डोसा रख देना और आप खाओ तो आप इजीली डिटेक्ट कर पाओगे कि ये मसाला डोसा है, क्योंकि आपको उसके फीचर्स पता है। इसी तरह से एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के भी कुछ फीचर्स होते हैं। इन फीचर्स को हमें समझना है कि ये फीचर्स में क्या क्या काम करते हैं। ओल्ड एसेट मैनेजर्स कैसा काम करते हैं, नए एसेट मैनेजर्स जो आजकल के जमाने के वो कैसा काम करते हैं, एसेट मैनेजर की इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एसेट मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, ये किस किस तरह का काम कर सकते हैं। तो बेटा ये सब फीचर्स में आएगा। आप कमर सीधी करके आने वाले 2 मिनट बड़े ध्यान से, आपका ध्यान मेरी तरफ है, आप ध्यान से देख रहे हैं। लिखिए फीचर्स ऑफ एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। पहला फीचर रोमन 1 में लिखा, एसेट मैनेजर्स ऑफर्ड अ वेराइड रेंज ऑफ स्ट्रैटेजीज। अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज को प्रोवाइड करते हैं जी। अ वाइड रेंज, अलग प्रकार की स्ट्रैटेजीज। अब आपकी मर्जी है, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो उसमें सब कुछ है, चाइनीज है, नॉर्थ इंडियन है, अफगानी है, साउथ इंडियन है, आपकी मर्जी है जो खाना खाइए। इसी तरह से एसेट मैनेजमेंट फर्म्स का पहला फीचर है कि वो अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, नेमली इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज। आप ये भी कह सकते हैं कि भी आबू धाबी में, दुबई में या इंडिया में इमर्जिंग मार्केट्स हैं, वी ओनली वर्क ऑन इमर्जिंग मार्केट्स, सो दे कैन प्रोवाइड यू ओनली वर्क, दे ओनली गिव द सर्विसेज फॉर इमर्जिंग मार्केट्स। दे कैन गिव यू क्वांटिटेटिव सप्लाईज, क्वांटिटेटिव बाइस। कई बार आप कहेंगे जी मेरे को होलसेल में खरीदना है, क्या सस्ते में रेट मिल जाएगा, अनलिस्टेड शेयर्स को लेना है या इसको लेना है, तो दे कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। सो आप सब लिख रहे हैं, पहला फीचर आपने लिखा, फर्स्ट फीचर इज एसेट मैनेजमेंट ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ स्ट्रैटेजीज, इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज और क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट। बेटे लिखना है। डी पॉइंट है फीचर्स ऑफ एसेट मैनेजमेंट फर्म्स। पहला फीचर रोमन 1 में लिखा आपने। दूसरा फीचर, एसेट मैनेजमेंट फर्म्स कैन गिव, आई थिंक आपको मैंने हजारों बार बताया एक्टिव मैनेजमेंट क्या होती है।
पैसिव मैनेजमेंट क्या होती है, ये दोनों क्या होती हैं? तो ये जो एसेट मैनेजमेंट फर्म्स हैं या ये जो एसेट मैनेजर्स हैं, ये एक्टिव मैनेजमेंट भी करते हैं, पैसिव मैनेजमेंट भी करते हैं, और दोनों भी करते हैं। आप लिखेंगे, आप लिख रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट हमको मैं बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल। अब बेटे इसमें क्या है, एसेट मैनेजर्स एक तो पुराने जमाने के हैं, है ना। एक पुराना जमाना भी था जब CFA USA की कोचिंग हुआ करती थी, फिजिकल क्लासेस में होती थी, है ना, या बोर्ड में होती थी, व्हाइट बोर्ड में। आजकल का जमाना है, आप देखिए मैं इंटेलेक्चुअल मॉनिटर से पढ़ा रहा हूँ, ये जमाना बदल गया। It means there are two types of asset managers. One is traditional and second is modern, और I will say alternative asset managers. आपको क्या लगता है जो ट्रेडिशनल एसेट मैनेजर्स होंगे वो आज भी वही काम करते हैं? इक्विटीज को खरीद लिया लंबे समय के लिए, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज को बाय कर लिया, है ना, उसको रखेंगे आराम से, फिर उसको बेचेंगे बाद में जब वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे पहला जमाना था, पहले तरह के लोग थे, आप उस तरह, आई विल से दोज मैनेजर्स आर नेम्ड एज ट्रेडिशनल एसेट मैनेजर्स। और आजकल का जमाना क्या है, मॉडर्न एसेट मैनेजर्स। It means alternative asset managers. They will go over private equity, they will go over hedge funds, they will go over venture capitalists, they will go over strategies, they will go over quantitative. It means they will show the performance. So asset management industry में, asset management firms में दो तरह के लोग हैं अभी भी। ब्रॉडली हम कह सकते हैं ये ट्रेडिशनल है, गया हुआ जमाना, पुराना जमाना, बीता हुआ जमाना, और ये नए लोग हैं। तो लिखिए जी, ट्रेडिशनल एसेट मैनेजर्स फोकस ऑन लॉन्ग इक्विटी, खरीदना इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, मल्टी एसेट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज। और इनकी मैनेजमेंट फीस क्या होती है? एसेट अंडर मैनेजमेंट, मैंने AUM लिख दिया, एसेट अंडर मैनेजमेंट वी हैव ऑलरेडी सीन इन म्यूचुअल फंड। एंड ऑल्टरनेटिव एसेट फोकस ऑन, मैनेजर्स फोकस ऑन रोमन 4 आप स्ट्रेटेजी का लिख रहे हैं, आप रोमन 4 लिख रहे हैं। ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजर्स फोकस ऑन hedge funds, they focus on private equity, they focus on venture capitalist। इसलिए क्योंकि वो ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं तो बेटा उनको फीस ज्यादा देनी पड़ेगी। एक तो एसेट अंडर मैनेजमेंट की फीस तो जाएगी, अलॉन्ग विद दैट बेटा उनकी जो परफॉर्मेंस होगी उसके बेसिस में भी हम वी विल गिव, एज वी हैव डिस्कस इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। वहां पे भी तो ऐसे ही करते थे। तो आप आराम से लिखेंगे मेजॉरिटी ऑफ फर्म्स। बेटा रोमन 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल का जमाना जो है ना, बिग डाटा का जमाना आ गया, आजकल का जमाना रोबोटिक्स का डाटा जमाना आ गया, आजकल का जमाना एल्गोरिदम ट्रेडिंग का जमाना आ गया है। तो मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूं कि एसेट मैनेजमेंट फर्म्स में आजकल 3-4 ट्रेंड बड़े फेमस हैं जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार आते हैं। तो रोमन 5 लिखिए, मेजॉरिटी ऑफ एसेट फर्म्स आर, अच्छा मेजॉरिटी ऑफ एसेट फर्म्स आर, भैया वो या प्राइवेट कंपनीज हैं, ये या तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज होंगी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स होंगी। दे हैव द लिमिटेड लायबिलिटी एंड दे आर प्राइवेट कंपनीज। आराम से आप लिख लें। इनका स्ट्रक्चर देखा हमने, जैसे हम कॉर्पोरेट इश्यूअर्स में हमने देखा, कॉर्पोरेट इश्यूअर्स में व्हाट आर द टाइप्स ऑफ organization we can have a limited liability partnership, we can have a limited liability company, we can have a partnership normal, we can have a proprietorship, we can have a society। बट नॉर्मली देखा गया कि एसेट मैनेजमेंट फर्म्स लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स में ही होती हैं। इसलिए हम आगे चल रहे हैं और मैंने ये लिख दिया, लास्ट फीचर करने जा रहे हैं। एक बच्चों को नींद आ रही थी, बेटे 1 सेकंड के बाद सोना, बस कमर सीधी कर लो, आखिरी फीचर है बेटे, आखिरी फीचर है। चैप्टर 3 खत्म, इसके बाद क्वेश्चंस और चैप्टर 3 खत्म, रीडिंग खत्म, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू। बेटा लास्ट पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आजकल 3 ट्रेंड्स बड़े फेमस हैं इस एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में, और वो लिखने हैं आपने। लास्ट फीचर आप लिख रहे हैं, थ्री ट्रेंड्स इन थ्री की ट्रेंड्स इन एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। क्योंकि इन्वेस्टर्स बढ़ते जा रहे हैं तो जनरली हम ये देख रहे हैं कि पैसिव इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ रही है, पैसिव मैनेजमेंट ज्यादा बढ़ रही है ऑन द बेसिस ऑफ बेंचमार्क्स, यू नो। तो आप पहला ट्रेंड लिखेंगे, ग्रोथ इन पैसिव इन्वेस्टिंग। पहला ट्रेंड, ग्रोथ इन पैसिव इन्वेस्टिंग, यूज ऑफ बिग डाटा। बेटे फेसबुक का जमाना, इंस्टाग्राम का जमाना, टेलीग्राम का जमाना, तो
बिग डाटा को इस्तेमाल किया जा रहा है, रोबोटिक ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिक एल्गोरिदम की बातें कर रहे हैं, अपने आप सब कुछ खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा, उसमें ट्रिगर्स आ जाएंगे। तो ये 3-4 ट्रेंड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लिखिए 3 की ट्रेंड्स इन एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। पहला है ग्रोथ ऑफ पैसिव इन्वेस्टिंग, दूसरा है यूज ऑफ बिग डाटा इन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, यूज ऑफ बिग डाटा इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस, और तीसरा रोबोटिक एडवाइजर्स। बेटे आजकल जमाना ही रोबोटिक आ गया, मैं क्या बताऊं। हम जीपीटी चैट की बात करते हैं, गूगल तक हिल गया। धीरे धीरे जमाना बदलता जा रहा है बेटे, ह्यूमन बींग्स को रोबोटिक्स चेंज कर देंगे। तो इसमें आजकल रोबोटिक एडवाइजर्स की बात हो रही है, एल्गोरिदम ट्रेडिंग की बात हो रही है। तो दोस्तों आपके लिए लर्निंग आउटकम नंबर ई जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट था। मैंने इसकी बड़ी प्यार से आपको सारी बातें समझाने की कोशिश की। आप किसी भी एसेट मैनेजमेंट फर्म्स में मॉर्गन स्टैनले की केस स्टडी करो ना, आजकल यूट्यूब गूगल में सब कुछ अवेलेबल है ना, विकिपीडिया में अवेलेबल है ना। मॉर्गन स्टैनले का देखो आप कितनी डिविजन्स हैं, कैसे एसेट मैनेजमेंट करते हैं, क्या करते हैं, क्या फीचर्स हैं, कौन सी सर्विसेज देते हैं। बेटे रियल लाइफ से रिलेट करना इंपॉर्टेंट है। सो यू शुड नो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट मैनेजमेंट फर्म्स इन यूएसए और इन इंडिया और इन अमेरिका और इन यूरोप। तो आप उसकी केस स्टडी बना सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों लेक्चर नंबर 10 चैप्टर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ और शबा खैर करने वाला हूँ। और इसके बाद हम प्रैक्टिकल 1-2 क्लासेस और लेंगे जिसमें हम स्क्वायर के क्वेश्चंस करेंगे, करिकुलम के, मॉक टेस्ट के, और फिर हम रिविजनरी भी लेक्चर लेंगे। मिलते हैं दोस्तों। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।